नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। क्या नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या के कार्यक्रम के बाद, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद, क्या ऐसा भरोसा नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से वो सत्ता में लौटेंगे और सरकार बनाएंगे? क्या पीएम मोदी को अपने नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं है अब? या फिर ये कहे कि क्या पीएम मोदी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा खेल करने के लिए पीछे के बैकग्राउंड तैयार कर रहा है? कहते हैं ना कि कुछ हमें करना है, कुछ ऐसा करना है जिसको लोगों को झांसा दिया जाए, तो फिर उसके लिए पहले से एक बैकग्राउंड तैयार किया जाता है, एक पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, एक जमीन तैयार किया जाता है। कुछ सवाल यहाँ पर, इन सारे सवालों के जो जवाब है वो पूरा फैक्ट के साथ, तथ्यों के साथ आप हर चीज को समझिएगा और समझने के बाद इस सारे को आपस में कनेक्ट कीजिएगा कि आखिर हो क्या रहा है। दरअसल वास्तव में जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद रामभद्राचार्य का एक बयान आता है और उन्होंने भविष्यवाणी करते हैं, वो रामभद्राचार्य जी, मोदी जी 2024 के लोकसभा चुनाव में 350 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब बात यहाँ पे सुना कि रामभद्राचार्य का भविष्यवाणी कब हुआ? राम मंदिर के भीतर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद। अब इससे पहले थोड़ी कुछ फ्लैशबैक में जाते हैं, थोड़ी पहले की अगर बात करते हैं, यानी अभी 2-3 दिन के भीतर ही दिल्ली के अंदर वहां पे एक बैठक हुई थी अमित शाह ने, और वहां क्लस्टर प्रमुख कौन है, जरा इसको समझने का प्रयास करना है। करीब 146 क्लस्टर्स में बांटा गया है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे भारत देश की लोकसभाओं की, और एक एक क्लस्टर के भीतर 3 से 4 लोकसभा का जो सीट होता है उसको रखा गया, और हर क्लस्टर का जिम्मेदारी एक नेता को सौंपी गई है। 3 से 4 लोकसभा का क्षेत्र एक क्लस्टर प्रमुख उसमें बनाया गया, और उन क्लस्टर प्रमुख को जिम्मेदारी दी गई, सौंपी गई है कि 350 सीट जीतने की, यानी उस पर फोकस किया गया है 350 सीट के ऊपर। मिशन 400 का नारा है, लेकिन 350 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की फोकस है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और रामभद्राचार्य की आज की भविष्यवाणी और 2 दिन पहले अमित शाह की क्लस्टर प्रमुखों की बैठकों में 350 के लक्ष्य की चर्चाएं और उसकी प्लानिंग, क्या ये आपस में कनेक्ट नहीं होता? और कैसे इससे और कैसे साफ होगा पूरा फैक्ट के साथ? क्लस्टर प्रमुखों को जो जिम्मेदारियां दी गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जरा उसको समझते हैं, उन सारे जिम्मेदारियों को समझते हैं। उन जिम्मेदारियों में ऐसा बताया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक सूची तैयार करें, 8, 10, 15, 20 नेताओं की लिस्ट तैयार करें, और पिछले करीब 20 सालों में, यानी 2 दशकों में, 20 सालों से जो नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं, वह किसी भी दल का ही क्यों ना हो, और दल के ही नहीं बल्कि निर्दलीय भी, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाए, और उनकी लिस्ट बना करके, उनकी सूची तैयार करके उनसे संपर्क साध लिया जाए, उनको सेट करने की प्रयास की जाए। यानी खजाना भी, अब पेटियां भी खुलेगी। जो निर्दलीय या छोटे छोटे जो नेता है चुनाव के भीतर उतरते हैं, कुछ 2-4 हजार वोट पाते हैं, उनके लिए खजाना खुलने वाला है, उनके भी अच्छे दिन लौटने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता उसको संपर्क करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनको ज्वाइन करा लिया जाएगा। जिस भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जहाज मीटिंग में बताया गया है, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, और करीब लक्ष्य ये रखा जाता है, बाकायदा क्लस्टर प्रमुखों को ये बात बताया गया, उन्हें समझाया गया कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ करके करीब 1,500, 2,000, 3,000 वोट भी पाते हैं, उनको भी पार्टी के भीतर लाया जाए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इसके अलावा विपक्षी दलों से भी जो चुनाव लड़ के दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें स्थान पे रहे हो पिछले करीब 2 दशकों में, तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर लाया जाए। और वो पार्टी के भीतर क्यों आएंगे? 1,000, 2,000, 3,000 वोट जिनको पड़ा है निर्दलीय के भीतर, या फिर तीसरे चौथे पायदान पे रहे हैं चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के भीतर उनको टिकट तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर वो लौटेगा क्यों, भारतीय जनता पार्टी में क्यों आएगा? क्या उसकी कोई कीमत तय की जाएगी? जैसे सरकारें बनते तमाम जगह बिना बहुमत के सरकार बन जाती है, पेटी और खोखे में कितने कितने डील अंदर अंदर हो जाते हैं, 50 करोड़ 60 करोड़ का भी रेट सुने हैं पिछले 1 दशकों के भीतर। तो क्या इस कीमत पे लाया जाएगा?
ये फिर कैसे लाया जाएगा और हर लोकसभा क्षेत्रों के भीतर इनको लाने का मकसद, इसके पीछे का क्या कारण, क्या उद्देश्य है जो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, पहले उस बात का जिक्र करते हैं और फिर मंदिर का पूरा खेल, दक्षिण का खेल और ईवीएम का पूरा सिस्टम, जो पूरा जो 2-3 आशंकाएं हैं, उस सारे आशंकाओं को इसको जोड़ने का, इसको कनेक्ट करने के प्रयास करते हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ है, क्या वास्तव में ऐसा ही है। दरअसल लक्ष्य यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 50% वोट पाए। जी हाँ, जो पीएम मोदी खुद कहा भी, तो अगर 50% वोट की अगर बात करें तो आज तक भारत के चुनावी इतिहास के भीतर किसी भी देश के पार्टी ने चुनाव में 50% वोट नहीं पाया। 1984 में जब सबसे बड़ी जीत मिली थी, 514 सीटों के भीतर 406 सीट कांग्रेस जीत गई थी, उस समय भी कांग्रेस को जो है 40% के आसपास ही वोट पड़े थे, 40-41%। जब 361 सीट नेहरू जी जीते तब भी 40% के आसपास ही रही थी। और 2019 के भीतर, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी 303 सीट जीती थी मोदी जी की अगुवाई में, तो वहां पे करीब 37.4% यानी 37.5% के आसपास वोट पड़े थे। अब जो 353 जो एनडीए गठबंधन जो जीता, सबको जोड़ करके 44% के आसपास रही थी। अब 50% का लक्ष्य, इस बार 50% का लक्ष्य जो कि सीधे सीधे सामने से बताया जाता कि इन जो 1000, 2000, 4000 वोट पाने वाले जो निर्दलीय प्रत्याशी हो, 10, 15, 20 हजार वोट जिनको मिला है तीसरी चौथे पायदान पे रहने वाले प्रत्याशी हो, सब जब वो बीजेपी के भीतर आएंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो जिस प्रकार से इंडिया अलायंस 1-to-1 करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने विपक्ष का एक प्रत्याशी, तो जो बागी जो है, जो फुटकर प्रत्याशी जिसको कह सकते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी अपने साथ समेट ले। क्योंकि लेकिन क्या इतनी सच्चाई है? तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले करीब 10 वर्षों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के आयातित नेताओं के भरोसे, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी एक बात से स्पष्ट होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरसीपी, हेमंता बिश्वा शर्मा, दिगंबर कामत, आरपी सिंह, पेमा खांडू, ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता, मनप्रीत बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, और सारे के सारे एन बीरेंद्र सिंह, ये सारे के सारे जो है विपक्ष से, कांग्रेस से लाए गए नेता है जो भारतीय जनता पार्टी में अभी है। नारायण राणे, ये सब के सब कांग्रेस से आए हैं। अब उस कड़ी को और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, निचले स्तर पे से लोगों को लाना चाहते हैं। छोटे छोटे जो चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी 1000-2000 वोट पाने वाले प्रत्याशियों को अपने खेमे में करना चाहते हैं। दरअसल इससे मत मिले या न मिले, भारतीय जनता पार्टी को मत मिले या ना मिले, लेकिन एक नैरेटिव जरूर सेट हो जाएगा कि भगदड़ मची है, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो इस नैरेटिव का प्रयोग कहां होगा, जरा उसी को समझने के लिए सीएसडीएस का एक सर्वे को अब एक सामने लाया गया था। सीएसडीएस का एक सर्वे आता है, उस सर्वे में है कि हिंदू भी दो तरह के, एक कट्टर हिंदू और एक सॉफ्ट हिंदू। एक कट्टर हिंदू, एक सॉफ्ट हिंदू, एक वो हिंदू जो सड़कों के ऊपर नारे लगाने पे यकीन करता है, आज के दौर में उग्र होते हैं, विपक्ष के ऊपर हमले करते हैं, और एक वो हिंदू जो सॉफ्ट होता है, अपने धर्म का वो अपने घर के भीतर सम्मान करता है, आस्था रखता है, पूजा अर्चना करता है, बाहर बाकी अन्य पंथ संप्रदाय लोगों के साथ उठता बैठता है, बातचीत करता है, सद्भाव रखता है, भाईचारा रखता है। तो सीएसडीएस का जो सर्वे निकल के आता है, उस सर्वे के अनुसार 2009 के चुनाव में जो मंदिर जाने वाले जो हिंदू थे, उसमें से करीब 28% बीजेपी के मतदाता थे। भारतीय जनता पार्टी के 2014 के लोकसभा चुनाव आते आते इसमें बढ़ोतरी हो जाती है, यानी अडवाणी काल में, अडवाणी के युग में, अडवाणी के दौर में मंदिर जाने वाला, जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ज्यादा प्रखर हिंदू है, वो मंदिर जाने वाला, वो 28% बीजेपी के साथ था। जब मोदी काल आता है 2014 के भीतर, तो ये मत प्रतिशत बढ़ करके करीब हो जाता है 45 यानी 45, जो 17% करीब करीब बढ़ जाते हैं। जो मंदिर जाने वाले हिंदू है, जो प्योर हिंदू
विशुद्ध हिंदू मानते हैं, दूसरे हिंदू के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, वो करीब 17% उनकी बढ़ोतरी हुई। ये दोनों मिलाकर के करीब 45% के आसपास हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव आते आते जब राम मंदिर लेकर के जो एक माहौल बना था, राम मंदिर निर्माण को लेकर के जो बातें उठते थे, लोगों को ऐसा लगने लगा था कि आप सामने राम मंदिर होगा। साथ ही साथ पुलवामा अटैक और बालाकोट हुआ, राष्ट्रवाद हुआ, जो राष्ट्रवाद के भीतर जो सांस्कृतिक उससे जुड़ गया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक नया अवतरण देश में हुआ। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्लेटफॉर्म पे ये मत पहली बार 50% पार कर गई, करीब 51% के आसपास आ गई। अब 51% 2019 के भीतर थे, 2019 के लोकसभा चुनाव के आसपास। जिस तरह पूरे देश के भीतर अयोध्या के कार्यक्रम के बाद, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम अयोध्या के भीतर जो 22 जनवरी को कल जो हुआ, उसके बाद जो हिंदुत्व का ज्वाला जो जल रही है देश में, उसकी तेज, उसकी गर्मी, उसकी गर्माहट पूरे देश में बढ़ रही है। उसमें पीएम मोदी को उम्मीदें ज्यादा है और उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी के ज्यादा हो, उम्मीदें पूरी हो या फिर ना हो, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया जाता है उस पूरे नैरेटिव में पूरे कामयाब होना चाहते हैं पीएम मोदी कि अब हिंदू पूरी तरीके से मोदी में है, राम में नहीं, पूरा मोदी में है, मोदी जी के साथ पूरा हिंदू है। नैरेटिव ये सेट किया जाता है। पहला नैरेटिव क्लस्टर्स, उससे छोटे छोटे बिंदुवार करके एक एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्लस्टर, छोटे छोटे नेता को बीजेपी ज्वाइन कराना, सबको जोड़ करके चाहे वोट उसको मिले नहीं, सबको ज्वाइन करवाना है। और दूसरा सेट होता है कि उसमें जो पहले बार के भीतर एक चीज और होती है, एक छोटी मोटी समिति बनती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन बीएचएल संतोष है, हेमंता बिस्वा शर्मा होते हैं, जो इस समय हिंदुत्व के नए फायर ब्रांड नेता बने हैं। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर आने से पहले मतलब कांग्रेस के नेता थे, करप्शन के चार्ज था, आज हिंदुत्व के प्रखर फायर ब्रांड नेता बनकर के उभरे हुए, इसमें हेमंता बिस्वा शर्मा भी आते हैं। और उसके भीतर भूपेंद्र यादव भी शामिल होते हैं और विनोद तावरे भी शामिल होते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। भूपेंद्र यादव, विनोद तावरे, हेमंता बिस्वा शर्मा और बीएल संतोष, ये 4 लोग, 4 महामंत्री संगठन, ये 4 लोगों की समिति है इस पूरे प्रक्रिया के लिए, पूरे प्रोसेस के लिए, दूसरे पार्टियों से खींच करके लाने के लिए। तो फिर कुछ 2-3 बातें, खजाना खुलेगा इस दौर में। छोटे छोटे नेता जिनके पास 500-1000 वोट हो ना हो, उसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराया जाएगा। तीसरा, हिंदू मतों को लेकर के सर्वे भी सर्वे है, उसके साथ तीनों से एक नैरेटिव सेट हो जाएगा कि हिंदू पूरी तरीके से मोदी में है, इस दौर में मोदी के साथ है। फिर सवाल है कि पिछले कई दिनों में पीएम मोदी ने क्या किए हैं, सब गौर से पूरे देशवासी देख रहे, किन किन राज्यों के भीतर गए, किन किन मंदिरों में गए, सब कोई देखा देश में। लेपाक्षी से लेकर के श्री रंगनाथ से लेकर के रामास्वामी मंदिर से लेकर के करीब 6 मंदिर के भीतर पीएम मोदी गए। कालाराम से इसका शुरुआत किए थे। कालाराम मंदिर नासिक के भीतर जो है, महाराष्ट्र के भीतर कालाराम मंदिर से शुरुआत की पीएम मोदी। उसके बाद वो आंध्र प्रदेश के भीतर, तमिलनाडु के भीतर और केरला के भीतर, और महाराष्ट्र में फिर उसके बाद लौटेंगे। महाराष्ट्र, इस तीनों राज्यों के भीतर जो है भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से ये मंदिरों के भीतर दौरे हुए हैं पीएम मोदी के, इसके बाद एक नैरेटिव पूरा का पूरा बन जाएगा, सेट हो जाएगा कि दक्षिण के भीतर भी राममय माहौल कर दिया है मोदी जी ने। और दक्षिण में भी, जिस तमिलनाडु के भीतर पेरियार के ही सिद्धांत के ऊपर दोनों सत्ताधारी दल हो और विपक्ष हो, दोनों पेरियार को ही फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, जहां पर कोई स्कोप नहीं है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, वहां पर नरेंद्र मोदी जी के सामने। जिस केरल के भीतर यूडीएफ और एलडीएफ, जो एक वाम दलों का गठबंधन होता है, कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ होती है, दोनों के भीतर केरल में कहीं पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए कोई रत्ती भर जगह नहीं छोड़ रखी है। आंध्र प्रदेश के भीतर, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस में ही रहा है, वही कांग्रेस से निकले हुए आंध्र प्रदेश के भीतर कांग्रेस, और फिर वहां पर दूसरी ओर जो है चंद्रबाबू के ससुर भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के वहां पे कोई गुंजाइश नहीं। वाईएसआर भी आए हैं तो उसी कांग्रेस से निकले हैं। राजशेखर रेड्डी के सुपुत्र होते हैं,
उनके दुखद निधन के बाद जो है राजनीति के भीतर सिंपैथी के साथ साथ जो है यात्रा किया। वो जो जगन ने उस पूरी यात्रा के धरातल के ऊपर पूरी राजनीति खड़ी हुई है। बाकी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और पूरा देश राममय मोदीमय। अब देखते रहिए। जय हिंद।